Hello student, welcome my channel Sri Academy, and today we will discuss topic of data handling and this is an introduction video. Okay, तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है, इसको भी क्लियर करना जरूरी है। तो ये डाटा हैंडलिंग किन टू वर्ड से मिलके बना है, डाटा प्लस हैंडलिंग। किससे बना है, डाटा प्लस हैंडलिंग। अब डाटा होता क्या है, अब ये भी तो क्लियर है कि डाटा क्या होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। क्लियर, ये डाटा होता है कि जितने भी टोटल फैक्ट होंगे या फिगर होंगे वो सब क्या होगा, डाटा होगा। और डाटा हमेशा किस में होता है, रॉ डाटा, जो रॉ फिगर में होता है। क्लियर, तो रॉ में होता है। तो हम सबसे पहले ये भी कर लेंगे कि रॉ डाटा क्या होता है, तो हम इसके बाद ये कर लेते हैं रॉ डाटा। तो रॉ डाटा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रॉ डाटा क्या है, रॉ डाटा होता है डाटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। अगर अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, मतलब वो सिस्टमेटिकली नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रॉ डाटा कहेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जो डाटा होता है उसको हम किस फॉर्म में करते हैं, उसको हम ग्राफिकली यूज करते हैं। ठीक है, डाटा इज समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ओके, तो अब इसमें ये करेंगे कि ग्राफिकली करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक करेंगे पिक्टोग्राफ, जो हम अर्लियर क्लासेस में कर चुके हैं। ओके, पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ सबसे पहले यही कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। हम पिक्टोग्राफ को, डाटा को पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं, रिप्रेजेंट इन पिक्चर। उसको हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो लाइक हम ये देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। जैसे टोटल 40 बॉल्स है, कितनी बॉल्स है, 40 बॉल्स है। तो अब उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे हमने मंडे में कितनी बॉल्स होंगी, ठीक है। जैसे एक स्टोर है, उस स्टोर में मंडे को इतनी सेल हुई बॉल्स की, ट्यूसडे को इतनी सेल हुई, वेडनेसडे को इतनी, मतलब वीक वाइज आपको शो करना है। लेकिन अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो 40 बॉल का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इससे क्या करते हैं, हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। इसलिए हम ये कर लेते हैं कि अगर ये जो पिक्चर है इसके इक्वल हम क्या ले लेते हैं, 10 बॉल ले लेते हैं। ओके, कितनी ले ली, 10 बॉल ले लिए। तो अब हम ये कर रहे हैं कि मंडे को एक स्टोर पर 30 बॉल स्टोर सेल हुई। तो 30 इसमें क्या हो गया, 30 मंथ मीन्स अब अगर हम 30 बॉल्स करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमने 1 बॉल इक्वल कितनी ले लिए, 10 बॉल ले लिए। तो 10, 20 एंड 30। और ट्यूसडे को लाइक हमने कितना किया है, ट्यूसडे को हमने 20 किया तो 2 बॉल आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम ऐसा करें कि ये टोटल बॉल 40 लिए, ये तो वैसे हो गई है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा ही हम वेडनेसडे को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीकली हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि अगर हमें करना है 25 करना है तो हम पूरी बॉल लेंगे, ठीक है। अगर देखो 30, 50, 70 एंड 70 बॉल ले लेते हैं इसको, ताकि ये पूरा हो जाएगा। अब देखो 30 यहाँ आ गई, 20 आ गई, 50 और यहाँ हो गई 70। तो ये 70 बॉल हो गई। बट अगर हमें कुछ हाफ और लेना है तो हम इसको हाफ बॉल कर देंगे। तो हमने पूरी बॉल को किसके इक्वल माना है, 10 बॉल के इक्वल। और अगर हाफ करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 बॉल हो जाएगी। तो इस टाइप से हम उसको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाती है। इसमें इसके जो डिसएडवांटेज थे वो ये थे, इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई देयर इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंट। तो हम जो सेकंड जो
ग्राफ प्लॉट करेंगे, या सेकंड इसको हटाते हुए हम दूसरा जो प्लॉट करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, बार ग्राफ, क्योंकि पिक्टोग्राफ में टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्लियर होना जरूरी है कि पिक्टोग्राफ को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम जो सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, बार की हेल्प से, मतलब इसी की हेल्प से हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। बार ग्राफ हमेशा कहाँ प्लॉट होगा, ऑन ग्राफ होगा ये, ठीक है, कहाँ पर होगा, ऑन ग्राफ, ये ग्राफ पर प्लॉट होगा। अब ये होगा कैसे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पर करने के लिए हम ये करेंगे, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर, ड्रॉ द टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस, एंड सेकंड इज वर्टिकल लाइन जिसे हम क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस। इसे मैं रैंडमली किसी एक एग्जांपल से क्लियर करवा देती हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमें बार ग्राफ में सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन, वन हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। तो अब हम ये ले लेते हैं कि जैसे लाइक सचिन है, सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट इनिंग में कितनी रन बनाए, उसको हमने बार ग्राफ की हेल्प से प्लॉट किया है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क ओवर, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओवर, मार्क द ओवर, यहां पर मैं ओवर, ये हुआ ना, फर्स्ट इनिंग बना रही हूं, फर्स्ट इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने 6 ओवर में कितने रन बनाए, ये है, ओके। तो मैंने क्या किया है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द ओवर, अगेन अलोंग द वर्टिकल लाइन एंड मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग रन्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रन्स, क्या आ जाएगा, रन्स आ जाएगा। और रन्स को मैं यहाँ ये कर देती हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग रन्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई वन, और यहाँ पर मैंने स्केल ये वाला लिया जाएगा, ये वाला नहीं, अभी तो ये सिंगल 1 1 है, तो मैंने यहाँ पर स्केल क्या ले लिया है, बहुत ही, ये भी इसके मार्क्स होते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल 2 रन्स, 2 रन्स, ओके। तो अब यहाँ पर इसने कहा कि वन फर्स्ट ओवर में, ओके, फर्स्ट ओवर में उसने कितने रन बनाए सचिन ने, तो भाई 4 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। तो यहाँ पर ये मैंने बार की हेल्प से 4 रन कर दिए हैं। उसके बाद है कि सेकंड ओवर में कितने बनाए, सेकंड ओवर में 8 रन बनाए, तो यहाँ पर ये हो गया 8 रन, ये सेकंड ओवर में 8 रन हो गई। फिर थर्ड में 2 रन ही बना पाया, फिर फोर्थ में 6 रन हो गया, फिफ्थ में 10 रन एंड 6 ओवर में 2 रन आगे, ओके। तो अब यहाँ पर इस ग्राफ को अगर हम क्लियरली देखें, अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ हाईएस्ट रन कौन से ओवर में, 5th ओवर में हाईएस्ट रन है, वो भी कितने, मैक्सिमम 10 रन बनाए 5th ओवर के अंदर। तो बार ग्राफ की हेल्प से हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन, वन हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड इज वर्टिकल, एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल मार्क द ओवर एंड अलोंग द वर्टिकल मार्क्स द कॉरेस्पॉन्डिंग रन्स स्कोर्ड इन ईच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चूज अ सुटेबल स्केल, आपको क्या करना है, सुटेबल स्केल करना है अलोंग द वर्टिकल लाइन इसका, और मार्क द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये हमारा बार ग्राफ था। इस बार ग्राफ, अब ऐसा हो जाता है, ये बार ग्राफ अगर आपको क्लियर हो जाता है तो थर्ड हमारे पास आता है डबल बार ग्राफ, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ को भी हम अगर ग्राफ से अगर सॉल्व करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हम यही ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमने जैसे सचिन में फर्स्ट इनिंग में, ये तो हमारी थी फर्स्ट इनिंग, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में उसने इतने रन बनाए। अगर ऐसा आ जाए कि सचिन ने सेकंड इनिंग में कितने बनाए, तो रादर देन मेकिंग न्यू ग्राफ, हम इसी ग्राफ पे इसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ग्राफ क्या बनाया इसमें, अगर हम इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ज्यादा, तो डबल ग्राफ में क्या होता है, एक ही कैंडिडेट है उसके, हम अगर फर्स्ट इनिंग में, ये फर्स्ट इनिंग का प्लॉट था जो हमने पहले प्लॉट किया था। अब सेकंड इनिंग में ये हो गया कि उसने फर्स्ट ओवर में कितने बनाए, लाइक उसने फर्स्ट ओवर में ये बनाए हैं, ओके। तो हम इसी ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, रादर देन मेकिंग न्यू ग्राफ, हम इसी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये उसके सेकंड इनिंग के जो ग्राफ है वो इसी के साथ प्लॉट हो सकता है। मान लो किसी में कम आया, किसी में ज्यादा है, तो हम ये इसमें कंपैरिजन के लिए ये ऐसा बता सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ। नाउ लेट्स कमिंग टू द
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। यस, टॉपिक इज ऑर्गेनाइज डाटा। तो ऑर्गेनाइज डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? टेबुलर फॉर्म में। कैसे फॉर्म करते हैं? टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास डाटा तो होगा लेकिन वो क्या होगा? अनऑर्गेनाइज होगा। कैसा होगा? जो डाटा होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? अनऑर्गेनाइज फॉर्म में। अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जो डाटा होगा वो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रॉ डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। तो इसको हमें किसमें ऑर्गेनाइज करना है? टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए हम मान लो ये ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये आ जाता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड। एग्जाम्पल इज, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। एक ग्रुप है स्टूडेंट का जिन्होंने ये पूछा कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो उनसे पूछा, तो फर्स्ट स्टूडेंट टोल्ड मी दैट देयर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, सेकंड टोल्ड मी इंग्लिश, थर्ड टोल्ड मी मैथ्स एंड फोर्थ सेज साइंस। तो इसको, इन सबको, अब ये क्या हो गया है? अब ये मीनिंगलेस हो गया है, कुछ हम कह नहीं सकते, मतलब ये रॉ डाटा हो गया है। और इसे हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज, मतलब मीनिंगफुल करना है। और उसे हम करना कैसे? ये अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज डाटा को अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे? टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले सब ये बोला, फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला मैथ्स। अब देखो मैथ्स कितने स्टूडेंट थे? 1 2 3 4 5। अब हम एक और ले लेते हैं, यहां पर मान लो 6, यहां पे भी 6 आ रहा है, यहां मैथ्स। देन 6 स्टूडेंट ने ये बोला कि उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है? मैथ्स। तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको भी करने का हम टोटल फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे यहाँ पर। और उस टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड देन स्लैंटिंग लाइन। तो ये स्लैंटिंग लाइन मतलब 5 का एक बंच बन गया है। ओके, देन उसके बाद हो गया ये 6। ठीक है, तो मैथ्स के स्टूडेंट कितने? 6। ऐसे इंग्लिश के कितने हो गए? 1 2। तो 2 स्टूडेंट ने मुझे ये बोला कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। देन साइंस, साइंस में देखो यहां है नहीं, यानी साइंस 1 2। तो साइंस में भी कितने स्टूडेंट ने मुझे बोला? 2 स्टूडेंट ने बोला कि फेवरेट सॉरी। उसके बाद है एसएसटी। एसएसटी देखो 1 एंड 2, एसएसटी भी 2 थी। 1 2 3 ले लेते हैं हम, यहाँ पर एसएसटी लिख देते हैं एसएसटी। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 देन 3। ओके, और हिंदी कितना हो गया? हिंदी हो गया हमारा 1। तो हम इस हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज डाटा को टेबुलर फॉर्म में फ्रिक्वेंसी लिखकर इसे शो कर सकते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। ओके, अनऑर्गेनाइज डेटा को आपको टेबुलर फॉर्म में करना है और विद टेली मार्क्स करना है। ये भी तुमने अपनी अर्लियर क्लासेस में कर लिया है। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइज डेटा। नाउ लेट्स कमिंग टू ग्रुपिंग डाटा। तो अब हमारा है ग्रुपिंग डाटा। इसमें हमें डाटा को ऑर्गेनाइज तो करना है, लेकिन वो भी किसमें? ग्रुप में। अब हमने भाई ऑर्गेनाइज में क्यों नहीं किया? ऑर्गेनाइज डाटा से भी तो हम कर सकते हैं, हमें यहाँ ग्रुपिंग डाटा की नीड क्यों हुई? वो इसलिए हुई, देखो जैसे इसको हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट है लाइक 40 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है 40। तो उन 40 स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स बताने कि कितने आए हैं। और तो अगर मैं इसको डाटा और ऑर्गेनाइजिंग डाटा के हिसाब से करती हूँ तो उसमें वो क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रोल नंबर है, उसके किसी के 0 भी आए हैं, किसी के 1 भी आए हैं, किसी के 2 भी है, किसी के 40 भी आए हैं। ओके, तो उनके अगर हम मार्क्स अगर हम करें 50 में से, तो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? हम ग्रुप में करेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। और अगर उससे करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और हमें इसे 40 रो में करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल।
0 to 10, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। क्योंकि 40 स्टूडेंट थे तो हमने 40 स्टूडेंट का यहाँ पर स्टूडेंट लिख लिए। अब उनके मार्क्स कितने आए हैं, तो यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा प्रोसेस, टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि 0 to 10, अब ये हमारे पास स्टूडेंट है जो हमने लिखा है ना, ये स्टूडेंट है। अब जैसे 0 to 10 है तो यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर 9 तक, 0 से लेकर 9 स्टूडेंट है, उनके कितने मार्क्स आए, तो यहाँ पर 0 आते हैं, 1 2 3, यहाँ कहाँ तक लेकर 9 तक, वो सब इसी में लाई करेगा 0 to 10 में। सपोज दैट यहाँ पर 6 आ रहा है, कितने आ रहा है 6, तो हम 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 स्लैंटिंग लाइन एंड 6 स्टूडेंट है। और इसके मान लो आ गए हैं 10 to 20 स्टूडेंट है, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो वो कितने 5 है। ये नंबर्स भी है, अगर इसको 2 टाइप में कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, ये नंबर कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, अगर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस हिसाब से है। अगेन है फिर 20 to 30, सपोज दैट 20, तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। और 10 to 20 में 5 है, देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हम इसे इस तरीके से ग्रुपिंग डेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था ग्रुपिंग डाटा। नाउ लेट्स कमिंग टू द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है, सर्कुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट तो करना है, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म में करना है, सर्कुलर फॉर्म में स्लाइस बनाकर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, लाइक दिस। सर्कल हो गया है, उसका सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब यहां पर ये ले लिया, हम ये ले रहे हैं द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड by child during a day। ठीक है, तो ये जैसे इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसने ये बोला कि यहाँ पर प्ले के लिए वो 3 आवर दे रहा है। प्ले के लिए कितना दे रहा है, 3 आवर। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्ले कितना टाइम दे रहा है, 3 आवर टाइम दे रहा है। फिर स्कूल के लिए वो दे रहा है, वो थोड़ा ज्यादा दे रहा है, स्कूल के लिए 6 आवर, स्कूल के लिए 6 आवर। फिर 8 आवर वो दे रहा है स्लीपिंग के लिए, तो स्लीप के लिए हो गया है 8 आवर। और अदर के लिए वो दे रहा है 3 आवर। अदर के लिए कितना दे रहा है, होम के लिए रह गया था, सॉरी 4, होमवर्क के लिए दे रहा है 4 आवर, और अदर के लिए दे रहा है 3 आवर। तो यहाँ ये ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम वो किसको दे रहा है, स्लीप को दे रहा है। उसके बाद वो टाइम किसको दे रहा है, वो दे रहा है 6 आवर दे रहा है, स्कूल को दे रहा है। अदर को कितना दे रहा है, 3 आवर दे रहा है। तो यहाँ से इसको रीड करके हम पाई चार्ट इजी वे में बता सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये रीड तो हो गया, लेकिन अब हम उसे ड्रॉ कैसे करेंगे, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो अब हमें ड्राइंग द पाई चार्ट, इसको लिए पाई चार्ट हो गया ना, मतलब ये कौन से फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है, उसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, फ्लेवर्स दे रखे हैं वनीला, कुछ स्टूडेंट को वनीला पर लाइक करते हैं, कुछ चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, कुछ अदर फ्लेवर पसंद करते हैं। तो उसमें भी लाइक में क्या है, ये 50% है, 25% है, 25% है। तो हमारे पास अभी इसको हमें 2 स्टेप और करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन परसेंटेज, सॉरी इन फ्रैक्शन, ये तो परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में, ये तो गिवन है। अब हमें 2 स्टेप और करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, परसेंट हटा देंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। देन 1/2, 25%
then 1/4 and 25/100, then again 1/4. तो फर्स्ट स्टेप हमारा था इनफ्रैक्शन एंड सेकेंड स्टेप इज सेंट्रल एंगल. तो हमें क्या फाइंड करना है? सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. ओके तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिग्री में आएगा. ठीक है, अब वो डिग्री में कैसे आएगा? पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है, तो वो डिग्री में आएगा. तो हमने ये 180 डिग्री फाइंड आउट किया. अगेन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, देन इट विल बिकम 90. अगेन 90. अब ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं. ओके ये हमने बना दिया सर्कल, उसका सेंटर पॉइंट लिया और यहां पर हमने एक रेडियस कहीं भी जो आपकी जहां आप चाहो वहां उसकी रेडियस बना दो. तो फर्स्ट एंगल हमें क्या बनाना है? 180 डिग्री बनाना है. और 180 डिग्री आप उससे डी से बनाएंगे या स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो. तो ये हमारा हो गया 180 हो गया. ओके अब अगर हम इसको बेस माने तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? 90%. कौन सा हो जाएगा? 90. जो रह गया वो ऑटोमेटेड क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा. तो ये तो हो गया हमारा वनीला फ्लेवर. कौन से फ्लेवर हो गया? वनीला. और ये कौन सा हो गया? चॉकलेट. और ये अदर फ्लेवर. तो ये हमें इस टाइप से इसे ड्रॉ करना है. तो ये हमारा था ड्रॉइंग द पाई चार्ट और ड्रॉ द सर्कल. अब लास्ट टॉपिक आर इंट्रोडक्शन वीडियो इज प्रोबेबिलिटी. जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी ये होता है कि कोई भी इवेंट होती है उसके 2 चांसेस होंगे, होने के 2 चांसेस होंगे. लाइक अगर बारिश हो रही है, अभी बारिश होने के कितने चांस हो सकते हैं? 2 चांस हो सकते हैं. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं तो ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया रेन, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया कॉइन. तो कॉइन में क्या होता है? कॉइन में ये होता है कि अगर हम उसे टॉस करेंगे तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी होगी. एक तो हेड आएगा, दूसरा क्या आ सकता है? टेल आ सकता है. यही तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी होगी. फर्स्ट इसमें क्या हो सकता है? उसमें थर्ड में डाइस भी ले सकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिक्स है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले से हम इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी. ओके तो हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होता है जो आंसर आता है. ठीक है, और टोटल यहां पर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये तो टोटल नंबर होंगे और ये जो आंसर आता है, जैसे अगर हम ये लेते हैं डाइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डाइस का. ठीक है, तो डाइस में ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है? डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? डाइस में 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 6. अब ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है. अगर 6 टाइम ही फेंक सकते हैं, हम इसे थ्रो कर सकते हैं. अगर हम 6 टाइम थ्रो करेंगे तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी तो ऐसी होगी कि उसमें 1 आ जाए. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था, वो कंप्लीट हो जाता है. स्टिल अभी तक भी इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे जो मेरा मेंशन कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर मेंशन करें. ओके, थैंक यू.